हेलो बच्चों, बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने आई होप 5 लेक्चर पिछले देख लिए हैं, है ना। तो ये लास्ट लेक्चर है आपका बेसिक मैथ्स का। इसमें आपकी मोस्टली चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेक्टर्स का, जो आपका 5 से 6 दिन चलेगा। और उसके बाद आपका मोशन जो काइनेमेटिक्स है, एक्चुअल फिजिक्स, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपने ये 5 लेक्चर देख लिए हैं। आपने इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना सीख लिया है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी सीख ली है। तो जिसने नहीं सीखी है भाई सीख लो, आज ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो हमारा लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, जिसे हमने कहा था कि मैक्सिमा और मिनिमा अगली क्लास में हम कवर करेंगे वो, और हमारे ग्राफ्स। ठीक है बेटा, इसके बाद होगा वेक्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है वेक्टर्स का। ठीक है। वेक्टर्स के बाद फिर हमारी क्या स्टार्ट होगी, काइनेमेटिक्स। तो वेक्टर्स का 4 से 5 लेक्चर आप लगा के चलो, 4 से 5 लेक्चर आएंगे मीन्स नेक्स्ट वीक में। ठीक है। नेक्स्ट वीक में, या नेक्स्ट वीक में, एक वीक में 4 लेक्चर हैं, तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वेक्टर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्कूल में कहानी स्टार्ट हुई हुई है, काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, है ना, वो सब स्टार्ट होगा। और फिर वो नहीं रुकने वाला। अब यहाँ से स्पीड अप होती जाएंगी चीज़ें। क्लियर है बच्चे? तो अपना जितना भी बैकलॉग है कंप्लीट करके रखो, जो मेरा है मैं वो भी कर रहा हूँ। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर, आपका बहुत प्यारा चैनल, है ना, जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हो और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और जो शेयर नहीं कर रहा है तो वो शेयर भी करो। ठीक है। आपको ये सब चीज़ों का पता है कि पूरी की पूरी 11th 12th आपकी पीसीएम कंप्लीट कराई जा रही है। बोर्ड्स के हिसाब से, जेई के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं, और असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का। अब मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है? ठीक है, नाम से थोड़ा सा समझ भी आ रहा है। मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ या मैं मिनिमा की बात कर रहा हूँ? मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है। मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू। क्या है ये? मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स आगे आगे आपको स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, न्यूमेरिकल आएंगे, तो आपको स्टेटमेंट कैसी नज़र आने वाली है, कहीं बीच में लिखा होगा कि कोई कंडीशन है, फाइंड द पॉइंट वेयर फोर्स इज मैक्सिमम, वेयर फोर्स इज मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम, मिनिमम, ये जो वर्ड आएंगे ना, उनके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? या तो मैक्सिमा निकालो, मिनिमम है तो मिनिमा निकालो। ठीक है। किस पॉइंट पे फोर्स हमारा मैक्सिमम है या किस पॉइंट पे फोर्स हमारा क्या है, मिनिमम है। तो ऐसे वर्ड से आप एनकाउंटर करोगे जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे होगे। स्कूल में काफ़ी बच्चों के 2 चैप्टर हो चुके होंगे, तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा को सोल्व कैसे किया जाता है? देखो, पहले तो मैं मतलब बता देता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा का क्या होता है। ठीक है, ग्राफिकली हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई स्लोप बनाएं, ठीक है, यहाँ पे कोई हमने ग्राफ प्लॉट किया, ऐसा कोई ग्राफ है, और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, हाँ, ऐसा कोई ग्राफ है हमारा। अब इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। देखो, एक पॉइंट हमारा ए, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट ये है हमारा बी। सर ये ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ आप कुछ भी नॉर्मल ले, अभी एक्स वाई ग्राफ है। अब दो चीजें आपको दिख रही हैं। हाँ हाँ सर, ये ग्राफ, ये ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट है ना। यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इस मिनिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मिनिमा। इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमा। और यहाँ पे
जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, ये उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इस चीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अभी हमने जो मैक्सिमा और मिनिमा लिखा था, मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, फंक्शन की। चलो डिफाइन कर देते हैं। मैक्सिमा क्या होता है, अ पॉइंट एट विच फंक्शन इज एट मैक्सिमम वैल्यू, एट विच फंक्शन इज एट मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। और मिनिमा क्या होगा, बिल्कुल सही बात, जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू पे होगा। अ पॉइंट एट विच फंक्शन इज एट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है सर, ठीक है, अगर आप अब वो बताओ जो आप कह रहे हो कि हमारे पास फोर्स को मैक्सिमम मिनिमम करने वाले अगर क्वेश्चन आ जाएं तो, है ना, फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम करने वाले क्वेश्चन आ जाएं, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो देखो बेटा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी चीज को अगर आपने मैक्सिमम या मिनिमम करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द फंक्शन, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, विच नीड्स टू बी, विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सबसे पहले तो वो आइडेंटिटी पहचानो कि जिसको तुम्हें मैक्सिमा करना है, जिसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या जिसकी तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए। स्टेप 2, फाइंड रिलेशन, या सिंपल शब्दों में बात करूं तो उसका फंक्शन, उस फंक्शन का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, मेक फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। क्लास नाइन्थ में आपने एक ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। क्लास नाइन्थ में हमने ये चीज़ की हुई है ना। ये कहाँ से है, क्लास नाइन्थ से है सर। जिसने नहीं की कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, अभी हम जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। अब सर इसमें क्या करना है, हमने कहा कि हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज placed at a distance r, placed at a distance r need to be maximized। दो बॉडीज हैं, ठीक है, मास ले लेते हैं, एक का m1 है, एक का m2 है, m1 एंड m2, जो r डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। अब r डिस्टेंस पे ये दो बॉडीज रखी हुई हैं, इन दोनों बॉडीज के बीच में हमें क्या करना है, फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मेरे को पहले ये चीज़ पता लगी, स्टेप 1 मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे क्या करना है, फोर्स को मैक्सिमाइज करना है।
फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। स्टेप 2 क्या था, फॉर्मूला बनाओ जी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा या रिलेशन क्या होगा। अब दो बॉडीज आर डिस्टेंस पे रखोगे, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, है भाई, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कितना होगा, फॉर्मूला बनाया हमने, हमें पता लगा इस इन दो बॉडीज के बीच में फोर्स होगा G m1m2/r², है ना। अब ये बीच में क्या करना है, फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मींस इन दोनों बॉडीज को के बीच में मास तो सेम है, मास को तो आप चेंज नहीं कर सकते। जी, कैपिटल जी, ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी कांस्टेंट है, m1 m2 क्या है, कांस्टेंट है। इनको तो आप छेड़ ही नहीं रहे। तीसरा स्टेप यही होता है कि फाइंड वेरिएबल। ठीक है, फाइंड, स्टेप 3, फाइंड वेरिएबल on which the function depends। जो फंक्शन है वो आपका किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। f इज इक्वल टू जी m1m2/r²। वेरिएबल क्या है मेरा, r है। कैसे पता लगा सर, भैया r को चेंज करो, दो बॉडीज हैं, पास ले आओ, दूर ले जाओ, तभी तो हम देखेंगे ना कहाँ पे किस पॉइंट पे आके हमारा फोर्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मास है, दो बॉडीज, आपने एक दो पेन ले लिए यार, अब उन पेन के मासेस को तो आप चेंज नहीं कर पा रहे, है ना, पेन का जो मास है वो तो वही है। अब आप उनको कहाँ पे रखोगे कि उनके बीच में फोर्स क्या रहे, मिनिमम रहे। जैसे आप मैग्नेट, आपने बचपन में मैग्नेट से खेला है, एक अगर मैग्नेट ये है, ठीक है, दूसरा मैग्नेट मैं जस्ट यहाँ पे रखता हूँ, एक पॉइंट हम ढूंढते थे ना बचपन में कि जहाँ पे ऐसे पॉइंट पे रखा कि ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा, है ना, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जीरो हो गया। एक्चुअली में क्या होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे ही हम इन दो बॉडीज को देख रहे हैं कि कहाँ पे रखें कि इनके बीच में फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो क्या चीज़ हम चेंज कर रहे हैं, हर बार पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पोजीशन मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर रहे हैं, है ना। तो आर क्या हुआ मेरा, वेरिएबल। जो चीज़ चेंज करते हैं वही क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो वेरी गुड, अब मैंने वेरिएबल को पहचान लिया। तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप, अब आएगा इस ग्राफ का रोल। अब ग्राफ में देखो, ठीक है, ग्राफ में देखो, जो भी पॉइंट मैक्सिमम है, जो भी पॉइंट मिनिमम है, ठीक है, जो भी पॉइंट आपका मैक्सिमम है, जो भी पॉइंट आपका मिनिमम है, दोनों ही पॉइंट पे बेटा स्लोप आपकी जीरो है। ठीक है, स्लोप आपकी क्या है, जीरो आ रही है। आ रही है ना मेरे बच्चे। अब ये स्लोप वाली गेम कहाँ है सर, स्लोप वाली गेम कहाँ है, हाँ पिछले लेक्चर में है ना, स्लोप निकालनी सीखी है, सब कुछ सीखा है हमने। तो हमें ये पता लगा एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। मतलब चाहे फंक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे हो, चाहे फंक्शन मिनिमम पॉइंट पे हो, मिनिमम वैल्यू पे हो, दोनों ही केसेस में उसकी जो स्लोप है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और अगर मैं ग्राफिकली स्लोप की बात कर रहा हूं, है ना, ग्राफ में जिस चीज को स्लोप बोलते हैं, स्लोप किसके बराबर होती है, हमारी डिफरेंशिएशन के। स्लोप किसके बराबर होती है, डिफरेंशिएशन के। मीन्स डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो हो। किसकी डिफरेंशिएशन जीरो सर, बेटा जो आपका फंक्शन है। जैसे हमारा फंक्शन क्या था, f इज इक्वल टू जी m1m2/r²। अब हमारा स्टेप 4 यही होगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन with respect to variable, with respect to variable
आगे लिखते हैं, एंड इक्वेट इट टू ज़ीरो। वहां से आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे ज़ीरो, ज़ीरो से के आगे क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। जैसे हमारा हमारा फंक्शन है f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर। f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर। आर क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर, और इसको मैं पुट कर दूंगा ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर है। फिर यहां से वैल्यूज आएंगी, फिर यहां से वैल्यूज मिलेंगी आपको। ऑब्टेन वैल्यू ऑफ आर, जैसे हमारे यहाँ पे आर एग्जाम्पल है, तो हमने आर लिया, या वेरिएबल की आपके पास, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे। अब आप क्या करोगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे। क्यों सर, क्यों का आंसर आपको मैथ में मिलेगा, क्योंकि टॉपिक है मैथ का। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, हम सिर्फ उतना समझेंगे जितना हमें फिजिक्स में चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखो, अब स्लोप क्या आई है बेटा, जीरो आई है। स्लोप को हम जीरो पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे आर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सर। अब सर मुझे ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है, या मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, बात अब यहाँ पे क्या आई, देखो यार, यहाँ पे भी आपके पास स्लोप जीरो कहाँ कहाँ पे है, x1 पे है, x2 पे है। स्लोप जीरो कहाँ कहाँ पे है, x1 पे है और x2 पे है। तो इन दोनों ही पॉइंट पे बेटा स्लोप तो जीरो है, बिल्कुल है सर। तो यहां से जो वैल्यू आएंगी, जो ये वैल्यू आई, अब ये वैल्यू मिनिमा है या ये वैल्यू मैक्सिमा है, ये वैल्यू मिनिमा की है या ये वैल्यू मैक्सिमा की है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों चेक करना पड़ रहा है सर हमें, भैया देखो ना, ए पॉइंट आपको मिनिमा का दिखाई दे रहा है, बी पॉइंट आपको मैक्सिमा का दिखाई दे रहा है, दोनों ही पॉइंट पे स्लोप जीरो है। तो हमने यहाँ पे जब इसको स्लोप जीरो की, स्लोप जीरो का मतलब डिफरेंशिएशन जीरो है, डिफरेंशिएशन तो जीरो कर दी, डिफरेंशिएशन तो जीरो इसके लिए भी है, डिफरेंशिएशन जीरो इसके लिए भी है। अगर मैं इसको y और x के टर्म में लिखूं, तो dy बाई डी एक्स ए पॉइंट पे भी जीरो है बेटा, और dy बाई डी एक्स बी पॉइंट पे भी क्या है, जीरो ही है। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो मिनिमा का है, एक पॉइंट ऐसा है जो मैक्सिमा का है ना। फंक्शन उस पर मिनिमा भी हो सकता है, फंक्शन उस पर क्या हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। अब फिर सर क्या करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 4 या 5 अपने हिसाब से देख लेना। चेक फॉर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, चेक फॉर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन, डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन। सर किसके रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में करना है। df, ठीक है, अपॉन dr जो था उसकी बेटा आप डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन करो। सेकंड, जो वहां से जीरो जब आपने पुट किया, जो वैल्यूज आई, सोल्व फॉर
वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करो। दो वैल्यू आएंगी, वैल्यू पुट करो। एक वैल्यू आती है, वैल्यू पुट करो। दो से ज़्यादा आती हैं, वैल्यू पुट करो। जितनी भी आपके पास वैल्यू आ रही हैं, सारी की सारी वैल्यू पुट करो। कहाँ पे? डबल डिफरेंशिएशन में। कहाँ पे? डबल डिफरेंशिएशन में। अब अगर डी स्क्वेयर एफ बाई डी आर स्क्वेयर, अगर इसकी वैल्यू आई ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू आई ग्रेटर देन जीरो, तो वो होगा बेटा मिनिमा का पॉइंट। वो पॉइंट किसका होगा? मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये अब आपके सुप्रीम कंडीशंस हैं। ये चेक कैसे करते हैं? डी स्क्वेयर एफ बाय डी आर स्क्वेयर अगर आया ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉइंट है बेटा मिनिमा। अगर ये आया लेस देन जीरो, तो ये पॉइंट है मैक्सिमा। सर अगर ये जीरो आ गया, मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में नहीं। ठीक है? मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू चेक करके रखनी है। इसमें आपको वैल्यू डाल के फिर चेक करना है। क्लियर है? ग्रेटर देन जीरो आया, मिनिमा का पॉइंट। लेस देन जीरो आया, मैक्सिमा का पॉइंट। ये आपकी एंड में समरी है। चलो मैं समरी देता हूँ यहाँ पे। समरी क्या है? सबसे पहले फंक्शन बनाओ। मेक फंक्शन विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। देखो मैं स्टेप बता रहा हूँ, लगाना आप सीखोगे क्वेश्चन में ही जो आगे आएंगे। ठीक है? दूसरा स्टेप, उस फंक्शन को, ठीक है, जो भी है, मान लेते हैं y और x है, तो dy बाय डी एक्स करके उसको पुट करो ज़ीरो के लिए। तीसरा स्टेप, इसका डबल डिफरेंशिएशन करो। इसका क्या करो? डबल डिफरेंशिएशन करो एंड पुट वैल्यूज ऑफ x। और फिर इसके बाद आपने क्या चेक करना है? अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद, x1 और x2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये लेस देन ज़ीरो आया, तो ये मैक्सिमम। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आया, तो बेटा मिनिमम। और आपको एक बात बताऊं, फिजिक्स में आपको ना चेक भी करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि फोर्स को मैक्सिमम करना है, जो यहां से आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, यहां से आपकी जो वैल्यू आएंगी, वो वैल्यू मैक्सिमम की ही होगी। उन पॉइंट्स पे वो मैक्सिमम ही होगा। एक वैल्यू जो आएगी ना, वो पॉइंट्स मैक्सिमम के ही होंगे। इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है? मैं लिख नहीं रहा हूं वैसे इनको, चलो निकल गया है तो याद रखना, कहीं बुक में आप पढ़ लो, तो इसलिए बता रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। सर इक्वल टू वाला जीरो, इक्वल टू जीरो वाला केस, उसमें क्या होगा बेटा? वो उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। फिजिक्स के अंदर आपका कोई काम नहीं है, मैथ्स में जब पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा। वहां पे सीखोगे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे फिर क्या किया जाता है। ठीक है? तो फंक्शन जो भी मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, उसका फॉर्मूला बनाओ, उसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है? फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकाल लो। मतलब चेक कर लो, लेस देन जीरो है मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो है मिनिमा। ये होता है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। ठीक है? ये होता है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, कि भैया कहीं पे भी फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, हम स्लोप क्यों निकाल रहे हैं सर, डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के आसपास क्या रहेगी? मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के ऊपर ही क्या रहेगी? स्लोप जीरो रहेगी। और स्लोप जीरो का मतलब डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो, इसलिए हम पुट कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन आपको करा के दिखा देते हैं, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को नींद आ जाए, है ना, कि हाँ ऐसा होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ
मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, अभी आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाए हैं स्ट्रेट लाइन के। अगर आपको इसका ग्राफ बनाने को दिया जाए, एक पैराबोलिक सा आपके पास ग्राफ आएगा। ठीक है, क्यों आएगा अभी पता चल जाएगा जब हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y x का एक फंक्शन है। इस इक्वेशन को मेरे को देख के क्या समझ आया, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, y की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपको ऑब्टेन होती जाएगी, है ना। अब y जब x पे डिपेंड कर रहा है तो x की किसी ना किसी एक वैल्यू पे ऐसा कुछ होगा जहां पे y क्या होगी, मैक्सिमम होगा। जहां पे y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कैसे निकाले सर, अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, स्लोप निकालनी पड़ती है। तो इसकी स्लोप निकालो। हम स्लोप को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं सर। तो स्लोप क्या आएगी, स्लोप का मतलब इसको dy बाई डी एक्स करो। अब dy बाई डी एक्स इसका करके क्या आएगा, 8x माइनस 4, है ना। फर्स्ट स्टेप यही यही था स्टेप। अब इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 8x माइनस 4 को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल, क्योंकि स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1/2। हाँ जी सर, x की वैल्यू क्या आई, 1/2। एक वैल्यू आई सर, दो क्यों नहीं आई, आपने पीछे दो लिखा था भैया, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, डिपेंड करता है इक्वेशन कैसी है, फंक्शन कैसा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को, जो ये वैल्यू आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। अब सर क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से x आ गई। अब क्या करना था इसको, हाँ डबल डिफ्रेंशिएट करना था और x की वैल्यू पुट करके देखनी थी कि वो लेस देन जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा। ठीक है, लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा, है ना। तो चलो पुट करें सर। पहले हम क्या करें, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करें। नाउ चेक, अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ चेक वेदर द फंक्शन इज at maximum और minimum at x is equal to 1/2। जो हमारे पास x 1/2 आया, इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब इस फंक्शन को, डी स्क्वेयर वाई क्या था, ये था, है ना। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू पुट करूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई 8। डबल डिफ्रेंशिएट करके क्या आया, 8। समझ गए हो कैसे, अरे इसको ऐसे लिखा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स मेरा यही तो है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से पुट करेंगे, ये वैल्यू आई 8। अब 8 आई, ये 8 तो ग्रेटर देन जीरो है। ये 8 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब सर हमने तो एक्स की वैल्यू पुट ही नहीं की, मौका ही नहीं मिला बेटा। ठीक है, मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करके आई 8 में रहा है, कांस्टेंट टर्म आ गई यार। यहाँ पे अगर 8x आता, कुछ भी आता है ना, x की टर्म में अगर बच जाता, तो फिर वहाँ पे मैं x की वैल्यू डालता 1/2। फिर वहाँ पे मैं किसकी वैल्यू डालता, 1/2 वैल्यू डालता। ठीक है, तो अब ये ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब ये क्या है, मिनिमा है। ये क्या है, मिनिमा है। तो ये मिनिमा का पॉइंट आ गया। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एट एक्स, अरे एट x इज इक्वल टू 1/2 फंक्शन y इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 4 इज एट मिनिमम पॉइंट, इज एट मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट पे y, ये जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अच्छा सर मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, पुट करके निकाल लो। ठीक है, x की वैल्यू हाफ पुट करो और इसमें निकाल लो, ये कितनी आएगी, आई गेस। तो ये हो जाएगा 1 और 2 4 3, है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3।
जो कि क्या होगी, मिनिमम। तो अगर आपको निकालना है तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है सर, एक्स की वैल्यू पुट करके देखते तो मजा आता। हाँ, अगर ये फंक्शन क्यूब में, इस फंक्शन को क्यूब में ले लो, है ना, कोई भी अपनी एक क्यूबिक इक्वेशन उठाओ, वहाँ पे चेक कर लो। क्लियर है बच्चे? तो ये था आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन से मेरे हिसाब से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। अब मैं क्या कह रहा था, पहला स्टेप मैंने लिखा था कि फॉर्मूला बनाओ। यहाँ पे हमारे को वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं दी, है ना। हमारे को क्वेश्चन ने फंक्शन बना के ही दिया हुआ है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको फंक्शन बना के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको फंक्शन भी अपने आप ही बनाना पड़ेगा। जैसे दो बॉडीज के बीच में फोर्स कितना होता है वो आपने बनाया ना, है ना। हमें पता था ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है भाई, दो बॉडीज हैं अगर उनके बीच में मासेस हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे काम करते हैं। तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं दिया हुआ तो बनाओ, नहीं दिया हुआ तो बनाओ। चलो, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारे ग्राफ। ठीक है सर, अब ग्राफ का हमारे जीवन में, मतलब हमारे फिजिक्स में क्या रोल है, आज तक तो हमने पढ़े नहीं, है ना। हाँ, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाना आया, है ना, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाना आया, वहाँ पे ट्रायंगल बना के एरिया बना के निकाल दिया। चलो, बहुत बढ़िया। बेटा ग्राफ ना आपकी ज़िंदगी आसान आसान कर सकते हैं। सॉरी, क्या मतलब, ग्राफ हमें मेक आर एनालिसिस ईजियर, ग्राफ मेक एनालिसिस ईजियर। मतलब मतलब क्या है सर इसका? यार आपने स्टैट्स पढ़ा है ना, क्लास 10th में आप स्टैट्स पढ़ के आए हो। स्टैट्स में अगर बहुत लंबा आपको चार्ट दे दे, बहुत लंबा डिस्क्रीट वैल्यूज़ दे दे, या जो भी जैसा भी आपको इजी से इजी मेथड लगा था ना स्टैट्स में, वैसा अगर उस फॉर्म में अगर आपको डाटा दे दें, वो भी बेटा बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको स्टडी करना। अगर हम उसका ग्राफ बना दें तो ग्राफ से विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ग्राफ क्या कर देते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमें आंखों से देख के पता चल जाएगा ग्राफ को, कर्व्स को। अब जैसे ये था आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मार्क कर लूँ कि ग्राफ, देखो कि x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू क्या है, 5 है। ग्राफ एक y और x का ग्राफ है, y और x का एक फंक्शन है, जो फंक्शन 2 पे क्या है, मिनिमा है, और 5 पे क्या है, मैक्सिमा है ना। आप सुन के आंखें बंद करके अगर इस लाइन को दोबारा से सुनो तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब जैसे ही आंखें खोल के आप ये ग्राफ देखोगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 पे मिनिमम है, 5 पे क्या है, मैक्सिमम है। देखने चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। ठीक है, देख के समझना सिचुएशन को ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। तो ग्राफ हमारे लिए यही काम करते हैं, ग्राफ हमारे लिए यही काम करते हैं कि ग्राफ किसी भी डाटा को विजुअल फॉर्म में हमारे सामने क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। और अब सर फिर क्या, फिजिक्स में ग्राफ्स का बहुत बड़ा रोल है, सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ड्रॉ भी करना आएगा, ठीक है, आपने किए भी होंगे। क्लास 9th में आपने एटी ग्राफ पढ़ा होगा, वीटी ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ के आए हुए हो। तो ग्राफ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसलिए अब समझ आ गया ग्राफ क्यों पढ़ना है। और फिजिक्स में तो भैया सिंपल सी बात, अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आ रही ना, सीधा बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जेई में ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ दे के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आए सीबीएसई में आए ना आए, बहुत कम आते हैं सीबीएसई में, जेई में बहुत आते हैं। तो अब रीज़न मिल गया होगा, है ना। तो भैया जो भी आपको रीज़न समझ आए उसके हिसाब से पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे एक ग्राफ होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का, पहला ग्राफ हम पढ़ते हैं अपना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस। अब जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन की मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सर इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है सर? ये जनरल इक्वेशन है यार, जनरल इक्वेशन का मतलब ऐसी इस टाइप की अगर आपको कोई इक्वेशन दिखती है, अब इस टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप पावर की बात करो, किसकी पावर सर? एक्स की पावर और वाई की पावर, दोनों ही क्या है? वन है, दोनों ही क्या है? वन है। ठीक है, तो वो ग्राफ, वो इक्वेशन कहीं ना कहीं, उस इक्वेशन का आप जब ग्राफ बनाओगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जितने ग्राफ बनाए हैं सब के सब आप ऐसे खींचते थे लाइन, है ना, ऐसे खींचते थे, स्ट्रेट लाइन खींचते थे यार। इस पॉइंट को और इन पॉइंट, मान लो दो पॉइंट थे, किन्हीं दो पॉइंट को आप ऐसे क्यों नहीं मिला रहे थे? समझ आई मेरी बात? क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ग्राफ का नेचर वहां पे ऐसा था। ठीक है, ग्राफ का नेचर वहां पे ऐसा था। अभी जैसे हमने मैक्सिमा मिनिमा में एक इक्वेशन थी हमारी, y इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x+4, ये एक इक्वेशन थी, है ना। अब ये इक्वेशन में अगर आप ग्राफ बनाओगे, क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? कभी भी नहीं आएगा। ये इक्वेशन से आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों सर? सर यहाँ पे y की पावर तो 1 है, लेकिन x की पावर क्या है? 2 है। स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x भी 1 हो और y भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो और x की पावर भी 1 हो, तो उन इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो आई होप कुछ चीज़ें समझ आई। कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ एक, 2y इज इक्वल टू 3x+4, सिर्फ आपसे नेचर पूछ लें ग्राफ का क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा कैसा, है ना। तो मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो इन दोनों का ग्राफ क्या आएगा? यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन से मैंने देख के बता दिया बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ आ गई बात? ओके सर। तो इक्वेशन देख के आप बता दोगे कि ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन बनेगा। आगे आप देखोगे पैराबोलिक होता है, एलिप्स होता है, सर्कुलर होता है, हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, कैसा बनेगा? तो यहाँ से मेरे को एक्चुअली ये पता लग गया कि स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब x की पावर 1 हो, जब y की पावर 1 हो। अब सर ये m और c क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। अब ये चीज़ें क्या हैं सर? अब देखो यार, आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनी हुई है, मैंने कहा कि सर स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, लाइन 1 भी स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सेकंड वाली भी स्ट्रेट लाइन है सर, थर्ड भी स्ट्रेट लाइन है सर, फोर्थ भी स्ट्रेट लाइन ही है सर, फिफ्थ भी स्ट्रेट लाइन ही है सर, सिक्स्थ भी स्ट्रेट लाइन ही है। तो स्ट्रेट लाइन के तो इनफाइनाइट वेज से आप स्ट्रेट लाइन बना दोगे यार। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो आप इनफाइनाइट वेज से आप एक ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है? स्ट्रेट लाइन ही है। अब अगर मैं पूछता, ये जो आपने इक्वेशन लिखी 2x+3y+4, 2y इज इक्वल टू 3x+4, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इनमें से, इन छः में से कौन सी स्ट्रेट लाइन भाई है? कौन सी स्ट्रेट लाइन? 2y इज इक्वल टू 3x+4, इनमें से कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी? किस नेचर की बनेगी? कोई सीधी जा रही है, कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, कोई ओरिजिन से पास कर रही है तो कोई ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, कोई ऊपर की तरफ जा रही है तो कोई नीचे की तरफ जा रही है, कोई ये लो ऐसे भी है भाई। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा? अब यही चीज़ें कौन बताएगा? ये एम और सी। समझ आया?
तो हम इनफाइनाइट वेज से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, लेकिन कौन सी स्ट्रेट लाइन हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस को मैच करेंगी। मान लो आगे आपके पास अब क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ प्लॉट करने आ सकते हैं, ग्राफ चेक करने आ सकते हैं, तो आपको कौन बताएगा जो आपकी इक्वेशन है उसके हिसाब से कौन सा ग्राफ फिट बैठ रहा है, कौन बताएगा? ये एम और सी। एम क्या है बेटा? यहाँ पे स्लोप। एम क्या है? स्लोप। स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते थे ना, हाँ जी वही वाली। सी क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट। सी क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट। अब देखो स्लोप को आपने पढ़ लिया, स्लोप बहुत अच्छे से पढ़ ली है ना। स्लोप पॉजिटिव होती है तो कैसा होता है भैया? ऐसे ये वाला क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे ये क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। वेरी गुड। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और सर जीरो भी हो सकती है। जीरो वाला ग्राफ सर कुछ ऐसा होता था है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर इनफाइनाइट भी हो सकती है, हाँ जी इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ या ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, ये मैं किससे बता दूंगा? स्लोप की वैल्यू से। स्लोप की वैल्यू से, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ बच्चे आप y इज इक्वल टू 2x+4, वाई इज इक्वल टू 2x+4, जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू mx+c से, तो m की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप तो ऐसे होगी सर, है ना। पॉजिटिव स्लोप तो ऐसे होगी। समझ गए? देखो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ समझ लो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सारे ग्राफ बहुत ईजी है, मतलब उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया स्लोप क्या बताएगी? और सर ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या बताएगा? देखो अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। दोनों की ही स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। एक ओरिजिन से पास कर रही है, एक ओरिजिन से पास नहीं कर रही, है ना। अब कौन सा ग्राफ आपका, अब जैसे ये इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू 2x+4, आपने बताया सर स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा हाँ। आपने बताया सर इसकी स्लोप पॉजिटिव है, मैंने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा सर, अब मेरे को आपने दो इन्फॉर्मेशन बताई, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता हूँ, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा? क्या ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा? अब आप दिमाग खुजा रहे हो, है ना। अब कोई बच्चे इसमें कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देख रहे हैं, है ना। तो अब ये चीज़ हमें कौन बताता है? इंटरसेप्ट बताता है। ये चीज़ कौन बताता है? इंटरसेप्ट बताता है। इंटरसेप्ट होता क्या है? वाई एक्सिस पे लाइन जहां पे कट करती है, ठीक है, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर लाइन इंटरसेक्ट, वेयर लाइन इंटरसेक्ट। जैसे देखो दो लाइंस बना रहा हूं, एक ये है, एक ये है, एक रेड है और एक क्या है? वाइट है। अब देखो वाइट वाली लाइन ने ग्राफ को कहाँ पे कट किया? वाई एक्सिस को देखना है आपने, वाई एक्सिस लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट किस पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है बेटा? इंटरसेप्ट की। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? इंटरसेप्ट की वैल्यू है। रेड वाली ने कहाँ पे कट किया वाई एक्सिस को? सर यहाँ पे ओरिजिन पे, यहाँ पे ओरिजिन पे, है ना। यहाँ पे ये आपका इंटरसेप्ट है। अच्छा ओरिजिन पे जब आपको कट किया, अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू हो सकती है मान लो 3, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 3 होगी। जिस पॉइंट पे कट किया वो आपकी इंटरसेप्ट की वैल्यू है। यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? ओरिजिन पे कट किया है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बिल्कुल सर, है ना, 0 होगी ओरिजिन पे। तो मीन्स
जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? इंटरसेप्ट है। सी क्या है? इंटरसेप्ट है। अगर बेटा सी की वैल्यू 0 हुई तो ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करेगा। ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करेगा। सी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो मतलब वो प्लस वाई एक्सिस को कट करेगा। सी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वो आपका माइनस वाई एक्सिस को कट करेगा। क्लियर है? जैसे एक इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इन तीनों में x और y की वैल्यू क्या है? 1 है। मीन्स मेरा क्या है? देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इन तीनों के अगर ग्राफ बनाएं तो पहली इक्वेशन को चेक करो, y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करो, m पॉजिटिव है, c की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू 0 मीन्स ग्राफ कहाँ से लाई करेगा? ओरिजिन से। ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। फर्स्ट। सेकंड वाला, वेरी गुड। सेकंड वाला, हाँ सर, y को कहीं यहाँ पे कट करेगा। ये आपकी सेकंड की। थर्ड वाला सर, थर्ड वाला आपका ये ऐसे पास करेगा, y को कहीं -2 पे यहाँ पे कट करेगा, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? तो ये चीज़ हमें बताएगा कौन? इंटरसेप्ट। कौन बताएगा? इंटरसेप्ट बताएगा, है ना? अब वेरिएशन कुछ भी आ सकती है, वेरिएशन कुछ भी आ सकती है। y इज इक्वल टू -3x -5। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप -3 मतलब नेगेटिव, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। c -5, इंटरसेप्ट -5 है। माइनस मतलब माइनस वाई एक्सिस पे कट करेगा और नीचे की तरफ ऐसा बनेगा। ग्राफ इसका कुछ ऐसे जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट्स निकाल के आप देख सकते हो। मुझे रफ चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? रफ चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्लियर है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्लियर है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है? देखो, अब मैं आपको समरी बना देता हूँ। इसको यहाँ से हटाते हैं और स्ट्रेट लाइन की समरी क्या है? इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी। x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1, दोनों की पावर 1, स्ट्रेट लाइन बनेगा। m स्लोप है। m क्या है? स्लोप है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकता है। c इंटरसेप्ट है। ये क्या बताएगा कि ग्राफ आपका कहाँ पे कट करेगा? y एक्सिस को। ठीक है, टेल्स वेयर लाइन कट y एक्सिस। या फिर आप सिंपल भाषा में बोलो कि इंटरसेप्ट ये बता देगा कि आपको ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। सी अगर 0 है, ठीक है, सी की वैल्यू अगर 0 है, ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जितनी भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, जितनी भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, उन सब के आप सीधा सीधा डायरेक्ट बता सकते हो कि भैया कहाँ पे किसका ग्राफ कैसा बनेगा। रफ ग्राफ सबका आप बना के देख सकते हो। क्लियर है?
चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा पैराबोला। क्या है? पैराबोला। अब पैराबोला, पैराबोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जो मोशन इन 2D है, जिसने पढ़ लिया है 2D मतलब मोशन इन प्लेन की बात करें, तो वहाँ पे किसी ने, बच्चे ने आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है? पैराबोलिक होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है? पैराबोलिक होती है ना? तो यही चीज़। अब ये पैराबोलिक ग्राफ बेटा ऐसा भी हो सकता है, देखो इसमें इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं जर्नल इक्वेशन की बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ऐसे आपको दिख सकता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपको दिख सकता है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तब भी ये पैराबोला होगा। x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर, तब भी क्या होगा? पैराबोला होगा। ये चार इक्वेशन आपको क्या बता रही हैं? कि कोई भी ग्राफ पैराबोलिक कब होगा? जब वहाँ पे x की वैल्यू, एक की वैल्यू 1 और एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। या तो x, ठीक है, अगर x1 है, x और y की वैल्यू देखें, अगर x की वैल्यू 1 है उस टाइम y की पावर क्या होगी? 2 होगी। x की पावर 2 है तो y की पावर क्या होगी? 1 होगी। मीन्स x और y आइदर हैव पावर 1 और 2, किसी की भी पावर या तो 1 होगी या 2 होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक नेचर का होगा। ये ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक नेचर का होगा। अब ये फर्स्ट, ये क्या बता रही है? y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। भैया किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है? कोई चीज़ पॉसिबल है कि किसी का स्क्वायर करो और उसकी वैल्यू आपको क्या मिले? नेगेटिव मिले। यहाँ पे बता रहा है स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आएगी, चाहे पॉजिटिव आए, देखो पॉजिटिव ही आएगी, y नेगेटिव में जा सकता है। सेम काम यहाँ पे ये बता रहा है कि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ पे ये बता रही है x बेटा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, x कैन भी नेगेटिव, और नेगेटिव ही होगा। कैन भी क्या? नेगेटिव ही होगा। ठीक है, चलो एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंट देके बनाने की कोशिश करते हैं। भैया कैसा बनेगा हमारा? सबसे पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। मैं तो एक ही बनाऊंगा, आप ही बनाओ। ठीक है, अरे सर, चलो देखो, अब x और y की जो मर्जी वैल्यू ले लो यार, है भाई। x और y की जो मर्जी वैल्यू लो, x की वैल्यू 0 लोगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लोगे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लोगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 लोगे, y की वैल्यू 9। देखो एक लीनियरली नहीं बढ़ रहा है ना, 0 0 यहाँ पे लाई कर जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस कर लो। x की वैल्यू चाहे आप प्लस में लो, अब x की वैल्यू +1 लोगे तो यहाँ, -1 लोगे यहाँ, तो y की वैल्यू तो क्या आएगी? 1 आएगी। अब 1 पॉइंट इसके लिए यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना? फिर आपने क्या ली? 2 ली, x की वैल्यू ये +1 थी, ये 2 ली, 2 पे ग्राफ कहाँ आ गया? 4 पे। ऐसे ही -2 पे भी ग्राफ कहाँ आ जाएगा? 4 पे, सॉरी यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपको ऐसे कनेक्ट करते हुए ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे डॉट डॉट बना के आप पॉइंट्स लेते जाओ, डॉट्स को कनेक्ट करते जाओ। तो मैं इन जर्नल अगर आपको बता दूं, ये आपका कुछ ऐसे नेचर का ग्राफ बनेगा। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, मतलब किसी का स्क्वायर करके क्या आ रहा है? x का स्क्वायर करके y आ रहा है, तो किसी का भी स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y कैन नेवर बी नेगेटिव। तो y आपका नीचे कहाँ गया? x की जो मर्जी वैल्यू लो, कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ ही रहेगा, है ना? जो मर्जी वैल्यू लो ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब मैं अगला आपको बनाता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर का। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर का जब मैं बनाऊंगा, तो माइनस एक्स स्क्वेयर का y हमेशा ही क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा यार। वो y क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव, आप जो मर्जी वैल्यू लो।
वाई हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्स की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे आप नेगेटिव लो, वाई हमेशा क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव में मतलब इस बार नीचे की तरफ बनेगा ये। तो ये आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये कैसी कर्व है, ये एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, बाकी बचे हुए तो आप बना ही लोगे, बाकी बचे हुए तो आप बना ही लोगे, है ना, सेम है बिल्कुल। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम एलिप्स पे। अब ये एलिप्स क्या है, हाँ जो आपने एलिप्टिकल शेप पढ़ी हुई है ना, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट क्या है, एलिप्टिकल है, कुछ ऐसा वैसा अगर आपने पढ़ा है। हाँ अर्थ के एलिप्टिकल से याद आया, ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज़ आएगा इसका। आगे आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन। अगर हम इसकी जर्नल इक्वेशन की बात करें तो इसकी जर्नल इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वेयर की पावर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो x and y both have power 2, x and y both have power equal to 2, दोनों की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, और और क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, यहाँ पे कुछ a और b लिखे हुए हैं, है ना। अब a और b क्या होते हैं, देखो a क्या है, x एक्सिस के नीचे है, a क्या है, x के नीचे है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक एक मिनट बस, ये हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक एलिप्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक एलिप्स हो गया। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, जब जाके आपको समझ आ जाएगा कि एक्स क्या है और ए क्या है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट राइट साइड में, ये पॉइंट क्या है बेटा, a,0। a,0 सर वाई यहाँ पे जीरो होगा ना, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है, बहुत बढ़िया। तो a क्या है, एक्स के नीचे की एक्स की लेंथ, एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ है। b क्या है, वाई एक्सिस में कितनी लेंथ है। मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं जा रहा। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, -a,0, -a,0। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे है, ये पॉइंट क्या होगा, 0,b, और ये पॉइंट क्या होगा, b0,-b। तो समझ आ गया क्या है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि a की लेंथ और b की लेंथ में फ़र्क है। a यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है b से। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा एक्स एक्सिस जो होता है, यहाँ पे दो एक्सिस लिए जाते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। एक्स एक्सिस हमारा क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है। और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। ये थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब सर अगर हमारा बी बड़ा होता तो, है भाई, अरे चलो इसमें हम एक काम कर देते हैं। अगर हमारा क्या होता, बी की वैल्यू बड़ी होती, अगर बी ए से बड़ा हो तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा। अब सर फर्क क्या होगा, है भाई, फर्क आपको दिखेगा ग्राफ में एलिप्स पे। इस बार जो आपका एलिप्स बनेगा, यहां पे देखो, यहां पे एलिप्स कहां बना हुआ है, एक्स में ज्यादा फैला हुआ है ना, एक्स में ज्यादा फैला हुआ है। अगर ये कंडीशन हुई, बी बड़ा है एक्स से, तो बेटा एलिप्स कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एलिप्स आपका कुछ ऐसा होगा। वाई एक्सिस में अब ये ज़्यादा फैल गया है, वाई एक्सिस में ये ज़्यादा दूर तक गया हुआ है,
ठीक है, पॉइंट सारे वही के वही हैं, क्या, a,0 -a,0, ये पॉइंट 0,b और ये पॉइंट 0,-b। ठीक है, तो ये होती है एलिप्स की इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन तुम्हें ध्यान रखनी है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर क्या है, 2 है। देखो पैराबोला में किसी एक की पावर 2 होती थी, एलिप्स में दोनों की पावर क्या है, 2 है, और ए और बी अलग अलग हैं। अब अगर इसी इक्वेशन में बेटा मैं ए और बी की वैल्यू सेम कर दूं, ठीक है, देखो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन थी x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। अगर a इज इक्वल टू b कर दें तो x² / a², सर ये आप सर्कल में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन बनेगी, y² / b की जगह a लिख दिया इज इक्वल टू 1। तो ये ऐसे लिख दें x² + y², एलसीएम लेके ये उधर चला जाए a², ये आपकी क्या बन गई, सर्कल की इक्वेशन बन गई। अरे यार, एलिप्स की अगर ये ए और बी तुम सेम कर दो तो ये एलिप्स जो फैला हुआ है एक साइड से, वो जब ए और बी की वैल्यू सेम हो जाएगी, पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो ये सर्कल नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्कल ही तो बन जाएगा। बेटा सर्कल एक एलिप्स ही है, सर्कल क्या है, एक एलिप्स का ही फॉर्म है, या एलिप्स को कह लो सर्कल का ही फॉर्म है, ये एक ही फैमिली के हैं। एलिप्स में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, a², b² अलग अलग होता है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर ए और बी इक्वल हो गया तो वो एलिप्स सर्कल बन जाएगा। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की जर्नल इक्वेशन है। तो बनती कैसे है बता दिया, ठीक है, बनती कैसे है ये हमने बता दी। अब देखो, तो हम उठा के ऊपर लिख लेते हैं भाई, दोबारा लिख लेते हैं अच्छे से। तो जर्नल इक्वेशन सर्कल की कैसे आई, x² + y² इज इक्वल टू a²। एक्स और वाई दोनों की पावर क्या है, 2 है, एक्स और वाई दोनों की पावर क्या है बेटा, 2 है। और यहाँ पे ए क्या है फिर, ए क्या है, ए² नहीं बात कर रहा मैं, ए की बात कर रहा हूँ, ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ए क्या है, सर्कल की रेडियस होगी, मीन्स यहाँ पे जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी बेटा, ए, जिसकी रेडियस क्या होगी, ए। ये a,0, ये -a,0, ये 0,a और ये 0,-a। ठीक है, बस इतनी सी बात है, क्लियर हुआ। तो सर्कल और एलिप्स दोनों दोनों क्या हैं, सेम ही फैमिली के बंदे हैं। अगर क्या हो, अब जैसे चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे a² और a में आप ध्यान रखोगे, जैसे अगर मैं कहूँ x² + y² इज इक्वल टू 9, भैया ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन से मैच कर रही है, जर्नल इक्वेशन से मैच कराओ सबको। ये मुझे सर्कल की इक्वेशन से मैच करती हुई नजर आ रही है, जिसमें a² की जगह क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं ये एक सर्कल है विद रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, 3, वेरी गुड, रेडियस कितनी होगी, 3, 9 आंसर मत करना। सर्कल जो बना है यहाँ पे, ये ए क्या है, इसकी रेडियस है बेटा, ए क्या है, इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे a² लिखा होता है, तो कंपेयर करोगे, a² 9 के इक्वल आ रहा है, तो a किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा, ठीक है, 3 के इक्वल आएगा। अब ये मत कर देना +-3 आएगा, बेसिक मैथ्स में ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं, स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो वो +3 आता है, क्लियर। लास्ट में आपका एक ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, बहुत यूज़ होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। अब इसमें आपको इक्वेशन कैसी दिखती है, अगर मैं इसकी जर्नल इक्वेशन की बात करूं, जर्नल इक्वेशन xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर भी 1, वाई की पावर भी 1, और दोनों क्या हैं आपस में मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालो, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वाई, या चलो वाई की टर्म में लिखा जाता है ना, तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स, मीन्स वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। वाई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है तो उस हिसाब से इनवर्स रिलेशंस में, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, इनवर्स रिलेशंस में जो ग्राफ बनता है बेटा, वो ग्राफ बनता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सर ये कैसे होगा, ठीक है, शक्ल कैसी होगी इसकी, कैसा दिखाई देगा ये। तो अगर इसकी शक्ल देखनी है, ठीक है, अगर इसकी शक्ल देखनी है तो एक काम करो, इसको हटाते हैं और दोबारा से हम लिखते हैं, क्या था हमारा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या आप लिखो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन x। अब इसकी शक्ल ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सारा का सारा कई फैक्टर पे डिपेंड कर जाता है। जैसे अगर हम कांस्टेंट को नेगेटिव लें, कांस्टेंट क्या हो, नेगेटिव, ठीक है, और x को आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, x को आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव। इन कंडीशन में y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। कांस्टेंट, चलो यहाँ पे लिखते हैं x पॉजिटिव, कांस्टेंट हमने लेट कर लिया, कांस्टेंट हमारा नेगेटिव ही है। अगर x पॉजिटिव होगा तो y कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, y कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। अब कैसा आएगा, अब ये रिलेशन क्या कह रहे हैं, या कांस्टेंट अपॉन एक्स वाला रिलेशन क्या कहता है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ होगी। समथिंग अपॉन 0, आप क्या कहते हो, फिजिक्स में हम इसको इन्फिनिटी लेके चलते हैं, वैसे तो आपको पता है, मैथ बहुत पढ़ लिया आपने। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो x की वैल्यू अगर 0 है, y की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, और इन्फिनिटी में अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और x अगर इनफाइनाइट लें, x की बहुत बड़ी वैल्यू ले लें, तो y क्या आएगा, 0, y कहाँ जाएगा, 0। तो x की 0, y नेगेटिव में इन्फिनिटी, ये y एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, नेगेटिव में इन्फिनिटी, बहुत दूर, बहुत बड़ी वैल्यू भाई, बहुत बड़ी वैल्यू। और जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। y यहाँ पे देखो बिल्कुल छोटा है, और नीचे जाते जाओगे बहुत बड़ा होता जाएगा। तो इस कंडीशन के साथ ये आपका क्या बना, ग्राफ बना। ये कौन सा ग्राफ, इस ग्राफ को आप क्या बोलोगे, ऐसे, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अगर मैं यहीं पे लिखूं, दूसरी कंडीशन, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये वाइट, हो गया, ठीक है। ये वाइट वाली कंडीशन थी, अब हम येलो वाली कंडीशन लिखें। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लें, कांस्टेंट तो हमारा नेगेटिव ही था, बाकी वेरिएशंस आप करके देखना, ठीक है, बाकी वेरिएशंस आप करके देखना, तो हमारा y भी कैसा आएगा, अगर x नेगेटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव है, y इस बार क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा। और वो कंडीशन तो है ही है, अगर x 0 की तरफ टेंड करेगा तो y इन्फिनिटी में टेंड करेगा, लेकिन इस बार पॉजिटिव इन्फिनिटी। x अगर इन्फिनिटी में जाएगा, x की वैल्यू आप बहुत बड़ी लोगे, है ना, x की वैल्यू आप क्या लोगे, बहुत बड़ी लेते जाओगे, तो y की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी बेटा, 0 की तरफ। y की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, 0 की तरफ। y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x नेगेटिव ये रहा, माइनस एक्स इधर होता है, x इधर होता है। x की वैल्यू जब आपने 0 ली, y की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, y की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और जब आप x की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हो, y क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये रिलेशन आपका क्या बना, ये ऐसा ग्राफ आपका बनेगा, इसमें जब ये येलो वाली कंडीशंस आपकी लिखी होंगी,
ठीक है, इसको दोबारा अगर बनाएं, कर्व आती है ऐसे, ठीक है। तो ये येलो वाली कंडीशन के लिए और वाइट वाली कंडीशन के लिए दोनों ही मैंने बना के दिखा दिए। ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में, है ना। ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ में। अब फर्स्ट और थर्ड का आप बना के देख लो यार, फर्स्ट और थर्ड में कैसे लाई करेगा। काम करोगे जब तो सीखोगे। अच्छा सर, इस पे क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए? कहीं पे भी नहीं। ठीक है, करनी है नहीं, बस ये थ्योरी ही लर्न करनी है आपको। जब आपकी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि ग्राफ ऐसे बनना था। सिर्फ हमें ग्राफ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एक इक्वेशन देख के कि हाँ यार इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में दे देंगे। सीबीएसई पूछ सकता है ऑप्शन में कि इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एलिप्टिकल होगा, सर्कुलर बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वेक्टर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।